कौन सी? क्या हुआ आस्था? एक सेकंड दो, मैं ईयरफोन देखता हूँ। पहले क्वेश्चन डिस्कशन करें या पढ़ाई करें? सर क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है। बोलो पहला क्वेश्चन क्या होगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों होगा? सर एल मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड है, और पी मतलब पेप्टिडोग्लाइकन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, और एम एस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और पी मतलब साइटोप्लाज्म। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही क्या सही बोला रंजित? लिपोपॉलीसेकेराइड या हाँ सर। पॉलीसेकेराइड? लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड। ये सर यही होगा। देन पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ सर पेप्टिडोग्लाइकन। तो पहला वाला कैसे होगा? सर उस अकॉर्डिंग से वैसा वन और ऑप्शन फोर नहीं है, में क्वेश्चन गलत है। हम्म। सर कंफ्यूजन क्वेश्चन हो रही गलत है। थी फर्स्ट और लास्ट में। पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पॉलीसेकेराइड लिपोपॉलीसेकेराइड दोनों तो मतलब एल लेयर जो है वो बाहर की तरफ रहता है ना, वो तो पॉलीसेकेराइड है। जो पी रिंग है वो इंटरसेलुलर स्पेस और जो लिपोपॉलीसेकेराइड विच है उसके अंदर रहेगा। तो इसीलिए जो पी रिंग है वो पेप्टिडोग्लाइकन, पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, नॉट पॉलीसेकेराइड। ठीक है। देन एम एस रिंग जो है वो तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और सी रिंग साइटोप्लाज्म है। तो फोर्थ वाला सही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला नहीं। या कुछ डाउट रहा इसमें? सर लिपोपॉलीसेकेराइड क्यों नहीं है? फ्लाजेला में दिख, रुक। विंडोज 4। अच्छा, ये जो एल रिंग है वो कहाँ पे है? लिपोपॉलीसेकेराइड, राइट? प्लस उस में मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। हाँ, ये एलपीएस लेयर में जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, इसीलिए उसका नाम है एल रिंग, लिपोपॉलीसेकेराइड। बट क्वेश्चन देखो, जो पी रिंग है वो कहाँ पे है? पेप्टिडोग्लाइकन के पास, जो पेरिप्लाज्म में है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो पी रिंग है मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ पॉलीसैकेराइड। यहाँ पी रिंग गलत है, तो कौन सा वाला सही होगा? पेप्टिडोग्लाइकन सही होगा। समझ में आया? मैं इसीलिए इसको पॉलीसैकेराइड लिखा हुआ हूँ, क्योंकि तुमको कन्फ्यूजन हो। बट लिपोपॉलीसैकेराइड जो है वो तो एक पॉलीसैकेराइड ही है ना। ठीक है। बट जो पी वाला रिंग है, देखो ये पूरा जो चार, पहला एल रिंग है, एल रिंग तो सेम है ना। मतलब बस सेकंड वाला को छोड़ के, पेप्टिडोग्लाइकन को छोड़ के सब कुछ पॉलीसैकेराइड ही है, पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड। ठीक है। देन जो पी रिंग है, पी रिंग है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने दिया हुआ हूँ पॉलीसैकेराइड।
पी तो ये पहला वाला ऑप्शन इसीलिए गलत है, ठीक है, नहीं तो बाकी सब सेम है। बस पी रिंग जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के पास है। देखो यहाँ पे कहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर दिख रहा है ना सबको? अरे कहाँ चला गया? सर उसका तो पॉलीसेकेराइड लिखा है ना लास्ट वाला में, एल का। एल का पॉलीसेकेराइड तो वो लिपोपॉलीसेकेराइड है ना, पॉलीसेकेराइड तो गलत नहीं होगा ना, लिपोपॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सर उसमें डिफरेंस क्या है? देखो वो मैंने तुमको कॉन्फ्यूज करने के लिए दिया था ताकि लिपोपॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, दोनों मतलब जो पॉलीसेकेराइड है वो सेल वॉल पे मिलता है, तो वो लिपोपॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड का एक टाइप ही है ना। हाँ या, सर। या गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, उसका टाइप है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो पी रिंग है वो पेप्टिडोग्लाइकन है, वो पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे गलती है पी रिंग में। जो पी रिंग तुम सोच रहे हो, पी रिंग यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड रिंग है वो पॉलीसेकेराइड रिंग नहीं है। जो एल है वो पॉलीसेकेराइड रिंग है, जिसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, एलपीएस लेयर, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे समझ में आया रंजित? हाँ एल एल रिंग जो पॉलीसेकेराइड रिंग है, पी रिंग वो पेप्टिडोग्लाइकन रिंग है, वो पॉलीसेकेराइड रिंग नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट आउट टू प्रोटीन्स फाउंड इन फ्लाजेला, क्या क्या है वो? फ्लाजेलिन और एक कैपिंग विलियम। प्रोटीन, क्या? कैपिंग प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 5, which of the following bacteria can be found with cyanophysin granule as a inclusion body in their cell? सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल कहाँ पे मिलता है, किस में मिलता है? सियानोफाइसिन algae जो बैक्टीरिया हाँ जो नाइट्रो, हाँ पिक करता है। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे तो नाइट्रोकोकस यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। देन नंबर 6, कार्बोक्सिजम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शन। देखो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। और आरयूबीपी कहाँ पे होता है? वो वो कार्बोक्सिजोम में होता है, ठीक है। केल्विन साइकिल भी कार्बोक्सिजोम में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो कहाँ पे होता है? देखो चारों ही सही आंसर होगा। कार्बोक्सिजोम में होता कार्बोक्सिजोम है। में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, देखो जहाँ पे आरयूबीपी है वहीं पे ही बैक्टीरियल मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। जो सुश्री को बता दिया था कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस दो जगह पे होता है, बट हम कार्बोक्सिजोम को भी कंसिडर करेंगे आज क्या मतलब आज क्या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी हाँ कार्बोक्सिजोम में ही होता है, ठीक है। तो ये चार सही ऑप्शन है, आरयूबीपी, केल्विन साइकिल, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, पूरा चार ऑप्शन सही है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग फ्लैजेला? प्रोटोन मोटिव फोर्स। प्रोटोन मोटिव फोर्स। एग्जैक्टली, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। Then number 8, which of the following is used as a stain for glycogen granules? Iodine solution. Iodine आयोडीन solution. सॉल्यूशन। Exactly. Then you are growing a bacteria in pH 7.0 and a minimum, and a medium with carbon rich media in CO2 incubator, ठीक है। तो which of the following is most likely to observe in the bacterial cell, कौन सा होगा? फर्स्ट वाला क्यों होगा पीएचए ग्रैन्यूल? देखो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल मैंने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स मतलब ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्टली तुम कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर देख के और कार्बन रिच मीडिया, जो कार्बन रिच मीडिया है उसको देखकर तुम बता सकते हो कि वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल ही सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएच वगैरह दिया गया है वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पीएचए ग्रैन्यूल नहीं होता है। जब तुम एक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो कहीं जगह पे, ठीक है, कार्बन रिच मीडिया में, इन CO2 इंक्यूबेटर, CO2 इंक्यूबेटर मतलब वहाँ पे ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास बहुत ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन कार्बन है, क्योंकि क्योंकि जो मीडिया है उसके पास कार्बन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन रिच मीडिया। तो पीएच ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल वहीं पे फॉर्मेशन होता है जहाँ पे कार्बन रिच होता है मीडिया में, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सर हाँ हाँ, सर। यस। सर जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज करती है उसके बारे में और एक बार। देखो जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, ठीक है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब स्टोर करके रखता है तो वो ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स है, ठीक है। ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या करता है ना, अपने पास जब स्टोरेज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रखता है, फिर वहाँ से वो यूज़ करने लगता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, या कोई भी और भी बहुत सारे चीज़ में वो यूज़ करने लगता है। तो रुको, मैं इंक्लूजन बॉडी निकाल के तुमको दिखा देता हूँ कैसे होता है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेल contain large amount of glycogen staining with iodine solution etc etc। रुको, हाँ, glycogen is produced when carbon is in excess in the environment and is consumed when carbon is limited, ठीक है, ठीक है। वो कार्बन को स्टोर करके रखता है अपने पास, क्योंकि वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स मतलब उनको कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो कार्बन को जो जो जब एक्सेस होता है कार्बन, वहाँ पे वो उसको स्टोर करके रख देते हैं और फिर यूज़ करते हैं जब उनके पास कार्बन नहीं होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, फिर वहाँ से वो यूज़ करने लगते हैं। दैट्स सिंपल। तुम अच्छे से पढ़ लोगे ग्लाइकोजन वगैरह तो वो क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बोक्सिजोम आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द बैक्टीरिया इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या होगा, ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स होगा, ठीक है। जो ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स है उनके पास कार्बोक्सिजोम पाया जाता है, क्यों, क्यों भाई, देखो दिखा देता हूँ कार्बोक्सिजोम। देखो, बैक्टीरिया दैट ऑब्लिगेटली ग्रो ऑन CO2 as देयर, हाँ, कार्बन वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फिर अपना अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, कार्बोक्सिजोम में उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा कार्बोक्सिजोम मतलब क्वेश्चन। इसमें कुछ किसी को डाउट है, देखो पूरा सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, तुम अच्छे से पढ़े हुए होते पूरा 100% स्कोर करने का चांस था, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इंडोस्पोर, राइट।
एंडोस्पोर के बारे में कल कितना तक देखे थे? एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, एंडोस्पोर जर्मिनेशन तक क्लियर हो गया था। हाँ सर। तो फिर आज देखते हैं क्या। यस। सर जो इंडिया इंक होता है वो भी मतलब सेल को हम स्टेन कर सकते हैं उसके यूज कर। मैंने जो बैक्टीरिया पहले तुमको एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे बताया था कि इंडिया इंक कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो तुम एक लिस्ट बनाओ पूरा, अपने पास रखो, जहाँ पे लिख लिख के रखो कि कौन सा डाई क्या क्या यूज़ करने के लिए होता है। शायद पाथ फाइंडर में वो है, मैंने देखा नहीं है अच्छे से। पाथ फाइंडर में देखना, वो लिस्ट करके रखते हैं, टेबल बनाते हैं कि क्या क्या इंक यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ को स्टेन करने के लिए। या तुम खुद से बनाओ, फिर मैं उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। इंडिया इंक हो गया, मालाकाइट ग्रीन, ठीक है, मालाकाइट ग्रीन, या और कोई ब्लू वाला इंक, ठीक है। वो सब तुम अपने तरफ से उसको लिख के रखोगे तभी तुमको पता चला, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। ये जो इंडिया इंक, मालाकाइट ग्रीन कैसे वो स्टेन होता है, सेल वाल में कैसे रहता है, ठीक है। तो वो सब एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं एंडोस्पोर जर्मिनेशन बैसिलस। तो उसका कल हम जैसे डिस्कस किए हुए थे, 3 स्टेप है। एक है फर्स्ट स्टेप जो है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, पहले उसको हीट से एक्सपोज करते हैं, ठीक है। हीट से एक्सपोज करते हैं, एक सब लिथल हीट, मतलब एक मिनिमम हीट देते हैं जिसके ऊपर हम उसको हीट करेंगे तो एंडोस्पोर फिर पूरा ड्राई हो जाएगा, मतलब दैट विल, मतलब वो हीट जो है वो एंडोस्पोर को ख़त्म कर देगा, मार देगा, ठीक है। तो हम उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हम उसको हीट देते हैं एक्टिवेशन के लिए, जिसको हम हीट एक्टिवेशन बोलते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको न्यूट्रिएंट मीडिया या कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वहाँ पे उनको वो मीडिया में ग्रो कराते हैं। तभी उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल जो टाइटली पैक हुआ होता है, ठीक है, उनका सेल वॉल प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम उसको मीडिया में ग्रो करते हैं तो उसको सिग्नल आता है कि हाँ ये हम मेरे लिए सही एनवायरनमेंट है, तभी वो सेल वॉल जो है वो लूजली पैक हो जाता है। लूजली पैक होने के बाद फिर वो क्या होता है, फिर वो जर्मिनेट होने लगता है। जो सी और डी जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकंड में पानी पी के आता हूँ, ठीक है, 2 मिनट, पानी नहीं पिया हूँ। अरे मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, तूने देखा है? क्या सर? वो पीडीएफ पूरा क्लास का जो यूट्यूब लिंक है उसका पीडीएफ भेजा हुआ है, ठीक है। ग्रुप मतलब वहाँ पे हाँ क्लासरूम सर में, क्लास। हाँ ठीक है। तो वहीं से वहीं पे पूरा मैं सेल बायो का जितना क्लास लूँगा उसको सेल बायो में ऐड कर दूंगा, वो गूगल फॉर्म है ना, तो तुम वहाँ पे क्लिक करके पूरा डाटा तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे एक्टिवेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, जहाँ पे हम पहले हीट एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है। देन सेकंड जो है वो हमको न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं, जहाँ पे सेल वॉल जो है वो लूज हो जाता है मतलब जो एंडोस्पोर है वो एक्टिव हो जाता है। कैसे? उसको पता चलता है कि जो एनवायरनमेंट है वो ग्रो करने लायक हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आउट ग्रोथ बनता है। आउट ग्रोथ मतलब जब आउट ग्रोथ बनता है वहाँ पे वेजिटेटिव सेल प्रिपरेशन मतलब बनना शुरू हो जाता है। तो आउट ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है? जो डीएनए डॉर्मेंट फॉर्मेट में था, मतलब जो डीएनए सिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, फिर डीएनए सिंथेसिस होने लगता है, ठीक है। क्योंकि उसको पता चलता है कि मुझे ग्रो करना है। जब बैक्टीरिया को ग्रो करना होगा तो डीएनए सिंथेसिस होकर आरएनए और प्रोटीन वगैरह फॉर्मेशन होगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? सबको क्लियर है इतना तक? तो नेक्स्ट चलेंगे फिर। हाँ सर। ठीक है। देन एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आस्था कल पूछ रही थी, टीईएम क्या है? टीईएम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने जैसे पहले से तुमको बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो सबसे सबसे बड़ा डिमेरिट है वो क्या है? वो जो भी सेल का पार्ट को तुमको देखना होगा, वहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा? सेल को पहले मारना पड़ेगा, मतलब सेल को फिक्स करना पड़ेगा वहाँ पे। तो सेल को जब हम फिक्स करते हैं वहाँ पे, तो हमको सेल को मारना पड़ता है, मतलब सेल का सेलुलर एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सेम और टेम जो टेक्निक है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दो टाइप है। सेम का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेम का फुल फॉर्म स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और टेम का क्या होगा? सोचो एक बार। टेम जो है एक्चुअली टेम जो है, जो हम पिक्चर पूरे अच्छे से ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो टेम के प्रोसीजर से पूरा एक बहुत मतलब जो माइन्यूट पिक्चर होता है। देखो हम सिर्फ बैक्टीरिया का नहीं ले सकते हैं, बैक्टीरिया को छोड़ के आटम वगैरह का भी यहाँ पे हम ले सकते हैं पिक्चर टेम के थ्रू, ठीक है। टेम जो है वो हाई मैग्निफिकेशन है, जो सेम है वो सेम में हम पूरा बैक्टीरिया वगैरह का जो एनालिसिस है उसको बोलते हैं। तो सेमी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हाँ जो सेमी इलेक्ट्रॉन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, वहाँ पे हम टेम वाला जो चीज़ है उसको यूज़ करते हैं हाई मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। तो एंडोस्पोर का कल हम डिस्कस किए थे। पहले है एक्सोस्पोरियम, देन है स्पोर कोट, एक्सोस्पोरियम के बाद देन है कोर वॉल, देन कॉर्टेक्स, देन डीएनए, ठीक है। जो कॉर्टेक्स और डीएनए है वो लिविंग पार्ट है, मतलब वो थोड़ा जिंदा रहता है, ठीक है। और जो कोर वॉल, स्पोर कोट और एक्सोस्पोरियम है उसको नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर इसीलिए हीट का इफेक्ट कुछ नहीं होता है। जो एक्सोस्पोरियम है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। एक्सोस्पोरियम प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट से कि एक्सोस्पोरियम है क्या, ठीक है। हाँ, एंडोस्पोर आर इम्परमेबल टू मोस्ट डाइज, ठीक है। जितने भी डाई है उसको इम्परमेबल होता है, मतलब हमको एंडोस्पोर को स्टेन नहीं कर पाएंगे जनरली। सो ऑकेजनली दे आर सीन एज ऑन स्टेन्ड रीजन विद इन सेल। जब हम किसी को स्टेन नहीं कर पाएंगे, मान के चलो तुम्हारे पास एक सेल है, ऐसा एक सेल है, ठीक है, तो तुम उसको स्टेन कर दिया, पूरा स्टेन किया, मतलब सभी कुछ ऑर्गेनल जो उसके अंदर है वो स्टेन हो गया, बट ऐसा एक रीजन ये सब स्टेन हुआ है, ठीक है। ये सब रीजन जो है ये सब स्टेन हुआ है, ठीक है। बट ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये स्टेन नहीं हुआ है, ये स्टेन नहीं हुआ है। तो स्टेन नहीं होगा तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा स्टेन नहीं हुआ है। तो शायद हो सकता है वही है एंडोस्पोर, जो यहाँ पे जो पिक्चर में तुम देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ना, ठीक है। जो स्टेन नहीं हुआ है उसको हम ऑन स्टेन रीजन के हिसाब से एंडोस्पोर को देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? टू स्टेन एंडोस्पोर स्पेशल स्टेन्स एंड प्रोसीड्योर मस्ट बी यूज्ड। जैसे कि अभी क्या हुआ है, अभी हमारे एक CHBR है, उनके लैब में एक जो PhD स्कॉलर है वो एक स्टेन डेवलप किया है,
केमिस्ट्री वालों के साथ मिलके प्रोटियोबैक्टीरिया का एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए। ठीक है, प्रोटियोबैक्टीरिया क्या है? वो जो टीचर हमारे हैं वो चिल्ली का लेक जाके चिल्ली का लेक से प्रोटियोबैक्टीरिया लेके आते हैं। प्रोटियो मीन्स प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, उसका जो एंडोस्पोर है उसको लेके आते हैं देखने के लिए। तो वो एंडोस्पोर को स्टेन करने के लिए वो एक अभी डाई बना हुआ है जहाँ पे ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, ठीक है, GFP यूज होता है। तुमको एक एंडोस्पोर को स्टेन करना बहुत दिक्कत होता है, तो उसको वो पैटेंट किए हुए, पैटेंट किए मतलब क्या, अभी जो भी उसको परचेज करेगा वो सॉल्यूशन को स्टेन करने के लिए प्रोटियोबैक्टीरिया, जो रॉयल्टी है, जो प्रॉफिट है, वो इनके पास आएगा। ठीक है, तो वो एक वन टाइप ऑफ बिजनेस है। तो स्टेन करने के लिए इसीलिए क्लासिकल मतलब मस्ट बी स्टेन, स्पेशल स्टेन, ये है स्पेशल स्टेन जो वो डेवलप किया हुआ है। ठीक है, और क्या है, क्लासिकल एंडोस्पोर स्टेनिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लासिकल मतलब जो पहले से हो रहा है, जैसे कि तुम डाई को यूज़ करो, फिर वो स्टेन होगा कोई रीजन, तो कोई रीजन मतलब एंडोस्पोर स्टेन हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर जो खाली रीजन रहेगा शायद हो सकता है वो एंडोस्पोर है। ठीक है, देन मालाकाइट ग्रीन भी यूज होता है कहाँ पे, स्टेन करने के लिए। ठीक है, मालाकाइट ग्रीन इज यूज एज ए स्टेन एंड इज इन्फ्यूज्ड इनटू द स्पोर विथ स्टीम। स्टीम मतलब जो पानी का जो भाप बनता है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं मालाकाइट ग्रीन के साथ, उसको एंडोस्पोर के अंदर भेजने के लिए, तभी एंडोस्पोर क्या होता है, स्टेन होता है मतलब। हाँ ठीक है, तो कितना देखो, हाँ यस। सर जो एंडोस्पोर का वाल होता है वो क्या इतना टाइटली पैक होता है कि वो स्टेन एग्जैक्टली नहीं हाँ होता है? हाँ हम हाँ। जब वाटर देते हैं तो सेल के बीच में थोड़ा गैप होता है, तो उसके वाटर बाद ही वो। वाटर देने से भी नहीं होता है। ठीक है, तुमको डिफरेंट मतलब देखो, बहुत सारे ऐसे एंडोस्पोर है, ठीक है, जिसको तुमको पता नहीं चलेगा उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट पैकेजिंग रेशियो वहाँ पे होता है। ठीक है, वो कहीं कहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होता है, कहाँ पे बहुत लेस टाइटली पैक होता है, तो तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना, तो फिर एंडोस्पोर स्टेन नहीं होगा। कहीं कहीं जगह मालाकाइट ग्रीन जो है वो मालाकाइट ग्रीन उसके सेल वॉल के अंदर नहीं जाता है तो स्टेन नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में स्टेन नहीं हो पाता है। बट मालाकाइट मतलब जो क्लासिकल एंडोस्पोर स्टेनिंग प्रोटोकॉल है, क्लासिकल मतलब जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल एंडोस्पोर स्टेनिंग प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से हम मालाकाइट ग्रीन को यूज़ करते हैं देखने के लिए कि स्टेन स्टेन हो रहा है कि नहीं। फिर उसके साथ क्या करते हैं, मालाकाइट ग्रीन इज यूज्ड एज ए स्टेन एंड इज इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड मतलब किसके प्रेजेंस में इन्फ्यूज होता है वो, स्पोर विथ स्टीम। हम स्पोर को वाटर स्टीम में रखते हैं, ठीक है, जो वाटर का जो भाप बनता है भाप में रखते हैं और मालाकाइट ग्रीन को अप्लाई करते हैं, तभी एंडोस्पोर स्टेन होता है। ठीक है, clear? Then third point, the endospore is structurally more complex in that it has many layer that are absent from the vegetative cell। ठीक है, जैसे कि एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, स्पोर वॉल, कॉर्टेक्स, डीएनए, ये सब प्रेजेंट होता है एंडोस्पोर में। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल में नहीं होता है, क्योंकि एंडोस्पोर को सर्वाइव करना है हार्श एनवायरमेंट में। ठीक है, देन टेम ऑफ ए थिन सेक्शन थ्रू एन एंडोस्पोर ऑफ बैसिलस मैगेटेरियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है बैसिलस मैगेटेरियम का है, जिसमें एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, कोर वॉल, कॉर्टेक्स एंड डीएनए तुम देख रहे हो। ठीक है, एक्सोस्पोरियम, उसके बाद स्पोर कोट, देन कोर वॉल, देन कॉर्टेक्स, देन डीएनए। ठीक है, तो इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, ESCCD, ESCCD। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कैसे याद रखोगे इसको, ई फॉर एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम जो स्पोर के बाहर की तरफ रहता है, ई फॉर एक्सोस्पोरियम, एस फॉर स्पोर कोट। ठीक है, स्पोर कोट, एस फॉर स्पोर कोट, सी फॉर कोर वॉल। और यहाँ पे सी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला जो लिविंग चीज है वो अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है,
सी फॉर कॉर्टेक्स, प्लांट के कॉर्टेक्स जो है वो जिंदा हुआ होता है कि नहीं, जो सी है वो कॉर्टेक्स है मतलब लिविंग है इसलिए वो अंदर की तरफ रहेगा। देन डी फॉर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है। तो ई एस सी सी डी एग्जोस्पोरियम, स्पोर कोट, कोर वॉल, कॉर्टेक्स, डीएनए। कभी कभी एग्जाम में इसको आजे मतलब पूछ लेते हैं कि कोर वॉल पहले होता है या एग्जोस्पोरियम पहले होता है, कॉर्टेक्स पहले होता है कि स्पोर कोट पहले होता है। तो इसके बीच में तुम कंफ्यूज नहीं होना, वो आसान क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बस वहाँ पे थोड़ी ट्रिक होता है थोड़ा सा। देन फ्लोरेसेंट जो बी वाला ये जो पिक्चर है, ठीक है, वो फ्लोरेसेंट फोटो माइक्रोग्राफ है बैसिलस टुबिलिस का, अंडरगोस जो स्पोरुलेशन शुरू हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देन द ग्रीन कलर इज ए डाई दैट स्पेसिफिकली स्टेन ए स्पोरुलेशन प्रोटीन इन द स्पोर कोट। जो स्पोर कोट में जो स्पोरुलेशन प्रोटीन है उसको स्टेन किया हुआ है यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, ठीक है। यहाँ पे उतना याद रखने का कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखना, जो सेल एंडोस्पोर का जो सेल मतलब कौन सा बाहर होता है, पहले एक्सोस्पोरियम ई, देन एस फॉर स्पोर कोट, देन सी फॉर कोर वॉल, देन कॉर्टेक्स, देन डीएनए। इसको याद रखना पूरा। देन ये याद रखना कि मालाकाइट ग्रीन जो है वो यूज होता है किसके लिए, स्टेन करने के लिए, ठीक है। इन्फ्यूज टू स्पोर विद इन ए स्टीम, स्टीम को यूज किया जाता है, और मालाकाइट ग्रीन। तो मालाकाइट ग्रीन का बहुत सारा यूज है बैक्टीरिया का स्टेनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर सबका। हाँ सर। देन एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, क्या है एंडोस्पोर स्ट्रक्चर, देखो एक्सोस्पोरियम, ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्पोरियम, इज ए थिन प्रोटीन कवरिंग, थिन मतलब बहुत ही मोटा प्रोटीन कवरिंग है, ठीक है। एक्सोस्पोरियम जो है वो बहुत मोटा है कंपैरेटिवली। विद इन दिस आर स्पोर कोट कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ स्पोर स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। स्पोर ये भी मतलब एक्सोस्पोरियम भी प्रोटीन लेयर है, स्पोर कोट भी प्रोटीन लेयर है, ठीक है। बट जो स्पोर कोट है एक्सोस्पोरियम है, वो डिफरेंस क्या है, एक्सोस्पोरियम में जो प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाया जाता है, सभी जगह एक्सोस्पोरियम में प्रोटीन सेम होता है, मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं तो एक ही फैमिली का प्रोटीन होते हैं। बट स्पोर कोट में जो प्रोटीन होता है वो डिपेंड करता है कि जो स्पोर है, ठीक है, जो एंडोस्पोर है वो एंडोस्पोर का टाइप क्या है, ठीक है। टाइप एंडोस्पोर का टाइप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पोर कोट का प्रोटीन का टाइप क्या होगा। तो ये याद रखना कि एक्सोस्पोरियम का प्रोटीन वैरी नहीं करता है, तो बट स्पोर कोट का जो प्रोटीन है वो वैरी करता है, ठीक है। क्या करता है स्पोर कोट का प्रोटीन प्रोटीन वैरी करता है, ठीक है। देन कॉर्टेक्स, बिलो द स्पोर कोट इज द कॉर्टेक्स। तो कोर वॉल जो है, ठीक है, वो कोर वॉल जो है वो वहाँ पे क्या होता है, वो जनरली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ही होता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमारा किससे बना हुआ होता है, लिपो, तो जो कोर वॉल है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, मतलब लिपिड वॉल ही है कोर वॉल, ठीक है। एंड जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स क्या है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए लूजली क्रॉस लिंक्ड पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। एंड इनसाइड द कॉर्टेक्स इज द कोर व्हिच कंटेन द कोर वॉल। एक सेकंड, मैंने गलत लिखा है क्या, स्पोर कोट के बाद है कोर वॉल कॉर्टेक्स, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। मैं बुक और एक बार देखूंगा, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, बिलो द स्पोर कोट इज द कॉर्टेक्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा मैं बाद में स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और पिक्चर में, तो पिक्चर में मुझे जो पता है वो है स्पोर कोट, उसके बाद कोर वॉल, उसके बाद कॉर्टेक्स, देन डीएनए। बट यहाँ पे वो कॉर्टेक्स को पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं ये वाला पॉइंट स्लाइड बनाने के टाइम नहीं देखा, ठीक है। वो मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है, ग्रुप में बता दूंगा कि वो क्या है दिक्कत हुआ है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और एक बार
स्पेसिफाई करूँगा। तो बस ये याद रखो, जो कॉर्टेक्स है वो कॉन्सिस्ट ऑफ लूजली क्रॉस लिंक्ड पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो कॉर्टेक्स है हमारा, ठीक है। एंड इनसाइड द कॉर्टेक्स द कोर होता है, कॉर्टेक्स के अंदर कोर होता है व्हिच कंटेंट्स द कोर वॉल। तो कोर वॉल जो होता है वो अंदर के तरफ होता है। देन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देन होता है, ठीक है। जो कोर वॉल होता है उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, देन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर, राइबोसोम एंड अदर सेलुलर एसेंशियल। देखो ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा कल तुमको स्पेसिफाई करूंगा, कल मेरा क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे और एक बार बुक देखना पड़ेगा। इधर बुक में कोई कंफ्यूजन है, नहीं तो मैं लिखने में कोई गलती किया हुआ हूँ, ठीक है। दस द एंडोस्पोर, ठीक है, सॉरी एक्चुअली, ठीक है, कल इसको थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ के उसको फिर स्पेसिफाई करूँगा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा। देन दस द एंडोस्पोर डिफर्स स्ट्रक्चरली फ्रॉम वेजिटेटिव, मतलब यही लिखा गया है कि जो एंडोस्पोर है वो वेजिटेटिव सेल से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कल डिस्कस करेंगे, मुझे भी बुरा लग रहा है, सॉरी। देन एस, ठीक है। एस क्या है, स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है। एंडोस्पोर का जो कोर है वहाँ पे स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो पहला वाला पॉइंट में लिखा हुआ है कि द एंडोस्पोर कोर कंटेंट्स हाई लेवल ऑफ स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम एसएएसपी बोलते हैं, ठीक है। देन एसएएसपीज बाइंड टाइटली टू द डीएनए इन द कोर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पोटेंशियल डैमेज। देखो एसएएसपी का काम क्या है, डीएनए को बाइंड करना। डीएनए को बाइंड करना मतलब क्या है, डीएनए क्या बोला जाता है, डीएनए, अरे बोलो भाई, क्रोमेटिन क्या करता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। नहीं, बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोटीन। डीएनए पैकेजिंग, हाँ। ठीक है। हाँ सर। प्रॉपर डीएनए पैकेजिंग जब होता है तभी क्या होता है, तुम यूवी लाइट दो या हीट, जितना भी हीट दो, फिर वो डीएनए ओपन ही नहीं होता है। जब डीएनए पैकेजिंग अच्छा होता है तभी डीएनए डैमेज भी नहीं होता है। इसीलिए एंडोस्पोर बहुत अच्छे से हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। सर हाँ बोल। सर जो डीएनए पैकेजिंग होता है वो उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? डीएनए पैकेजिंग, डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखो जो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम नहीं देख सकते हैं, हम उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखना, कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना थ्रू एक्सरे को यूज करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं तो वहाँ पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हमको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मोस्ट प्रोबेबली देखा जा सकता है, बट देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, हम एक इलेक्ट्रॉन का बीम छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे एक प्लेट होता है, ठीक है, मतलब ऐसे एक प्लेट होता है, और यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा पूरा सेल है, मतलब डीएनए, सेल के अंदर डीएनए वगैरह है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आके ऐसे क्या करता है ना, ऐसे उसके साथ मतलब डिफ्रैक्ट करता है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट मतलब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मतलब उसके साथ टक्कर होने के बाद वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, रुको, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो रिसेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। कैसे करता है, तो जैसे कि तुम देखोगे यहाँ पे जो डीएनए है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर से नीचे तक आया है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे एक इमेज बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट जगह पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसके ऊपर वो टारगेट किया, ठीक है। टारगेट होने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा। सपोज मान लो तुम्हारा इतना बड़ा सेल है, ठीक, इतना बड़ा सेल है, ठीक है, दिख रहा है ना, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
यहाँ पे जैसे डॉट डॉट दिख रहा है ना, डॉट सबको, हाँ ये डॉट, तो बट ये जो सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो ऑब्जर्व हो जाएगा ना सेल से, समझ रहे हो? सेल ऑलमोस्ट एक, मतलब एक मॉलिक्यूल है ना, सेल से ये इलेक्ट्रॉन जो सेल के ऊपर रहेगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा। बट ये जो चारों तरफ जो, मतलब चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा ना, यही सब जो बाहर के तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो सब रिफ्रैक्ट होगा। बट जो सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो आएगा वो रह जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जब ये सब रिफ्रैक्ट हो जाएगा बाहर वाले प्लेस में जो सेल के ऊपर नहीं पड़ेगा, तभी हमको पता चलता है कि ये जो सेल है या डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है। बट डीएनए जो है वो तो पैकेज होके रहे, पैकेज होके वहाँ पे होगा ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो तुम उसको ज़्यादा भी जूम करोगे तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अच्छे से पिक्चर नहीं दे पाएगा। तो हम वहाँ पे जनरली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर जाते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या करता है ना, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेता है ऐसे, ठीक है, इतना छोटा सा पोर्शन, और उसके ऊपर एक्सरे देता है, एक्सरे डालता है। एक्सरे में क्या होता है बोल, एक्सरे में हमको पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है। जब हमारा डीएनए डिस्कवर हुआ था, तुमको याद है? सर, वो जो टेक्निक हाँ सर। हाँ, वहाँ पे एक्सरे को यूज़ करते थे हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखने के लिए। तो हम यहाँ पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख पाएंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या प्रोटीन बाइंड हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बट प्रोटीन का बस स्ट्रक्चर ही मिलेगा कि ऐसे बाइंड हुआ है। तुमको पर्टिकुलरली ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन है। उसके लिए तुमको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के बाद वो प्रोटीन बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो उनको आइसोलेट करके फिर 2D जेल होता है एक प्रोटीन को आइसोलेशन के लिए, जहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रोटीन को आइसोलेशन करते हैं। फिर वो जो प्रोटीन होता है उसको माल्डीटॉप में लेते हैं। माल्डीटॉप एक बहुत अच्छा क्या प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लेजर को यूज करते हैं, ठीक है। मास एनालिटिक लेजर समथिंग, माल्डीटॉफ, ठीक है। देख लेना किसी को चाहिए तो, वो हमारे हमारे यहाँ पे है, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी में 2 जगह पे है, हमारे डिपार्टमेंट में है और एक आरटीजीआर में है। तो वो माल्डीटॉप को हम उसके बाद यूज करते हैं प्रोटीन का कैरेक्टराइजेशन, प्रोटीन का मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और वो माल्डीटॉप में हमको प्रोटीन का वो भी पता चलता है कि प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है, एटीजी कितना, एटीजी सॉरी, जो एमएनकेएल जो होता है अमीनो एसिड्स, वो कितना कितना अमीनो एसिड्स है, वो पूरा हमको एक प्रोटीन का पूरा डाटा हमको दे देता है माल्डीटॉप, कि यहाँ पे तुमको इतना अमीनो एसिड्स मिल जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं। देन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस इज कन्फर्ड व्हेन SASP चेंज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर DNA फ्रॉम नॉर्मल B फॉर्म टू द मोर कॉम्पैक्ट A फॉर्म, ठीक है। तो क्या पता चला तुमको, यहाँ पे जो SASP है जो DNA पैकेजिंग करता है, वो B फॉर्म से A फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है। जो A फॉर्म है उसका, अच्छा ये मुझे बोलो, A फॉर्म का जो DNA है उसका बेस पेयर कितना है पर हेलिकल टर्न, कितना बेस पेयर? B का कितना है? 9, B का 10.4, 10 A का 10 9 कैसे? अरे वो कॉम्पैक्ट हो रहा है ना, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। B से पर हेलिकल टर्न ज़्यादा होगा, मतलब पर बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बहुत ज़्यादा होगा। जो 10 होता है B में, A के पास वो 12 पॉइंट समथिंग होता है या 12 होता है, देख लेना वो, ठीक है। तभी तो जो 11.something। हाँ 12 होता है, 12 अराउंड था मुझे याद है। तो वही होता है, कॉम्पैक्ट जब होगा वो डीएनए टाइटली पैक हो जाता है। टाइटली पैक होने के बाद अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस इज कन्फर्ड व्हेन SASPS मतलब स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन बाइंड करते हैं जब, वहाँ पे वो जो डीएनए है उसको B फॉर्म से A फॉर्म कर लेता है, तभी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस बन जाता है क्या,
जो एंडोस्पोर है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, ए फॉर्म डीएनए बेटर रेजिस्ट पायरिमिडिन डायमर फॉर्मेशन बाय यूवी रेडिएशन, ठीक है। ए मीन्स a means of mutation and resist the denaturation effect of dry heat। क्या है ये पॉइंट, कौन है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा मुझे? देखो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो यूवी रेडिएशन है, ठीक है, यूवी रेडिएशन क्या करता है, जो पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन क्या है, अच्छा, पायरिमिडिन और पायरिमिडिन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कितना कितना स्टेबल बॉन्ड होता है, मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है? हम्म पायरिमिडिन पायरिमिडिन प्यूरिन पैरामिडिन बॉन्ड करता है ना। अच्छा, प्यूरिन पैरामिडिन बॉन्ड होता है। तो एटीजीसी में प्यूरिन कौन है, पैरामिडिन कौन है? PUP adenine pyrimidine guanine purine हम्म thymine uracil होता है pyrimidine। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ प्यूरिमिडिन प्यूरिमिडिन क्यों नहीं बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो पायरिन प्यूरिमिडिन कैसे, पायरिन और प्यूरिमिडिन कैसे बॉन्ड कर रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है, यूवी रेडिएशन कैसे म्यूटेशन करता है, ठीक है, ये वाला चीज़। इसीलिए मैंने पूछा कि पायरिमिडिन पायरिमिडिन क्यों बॉन्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पायरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे कितना कार्बन होता है, और प्यूरिमिडिन में कितना कार्बन होता है? 9 पायरिमिडिन में 9 होता है, प्यूरिन में 6 होता है। तो क्या होता है पायरिमिडिन में? नाइन होता है, राइट? रंजित सही है, ये गलत है? हाँ सर। सर उल्टा बोल दिया। यूरिन में मतलब 9 होता है, पायरिमिडिन में 6 हाँ होता है। सर, हाँ हाँ सर, पैरामिडिन में नहीं। सर प्यूरिन डबल बॉन्ड मतलब प्यूरिन में होता है वो 9 मेम्ब्रेन रिंग प्यूरिन होता है, मतलब पायरिमिडिन बीच 6 में मेम्ब्रेन। बॉन्ड शेयर होता है। तो कंक्लूजन क्या है, पायरिमिडिन में होता है या प्यूरिन में होता है? प्यूरिन में। ठीक है, जो बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए फॉर्म डीएनए बेटर रेजिस्ट पायरिमिडिन डायमर। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अब तक खत्म हो गया है ना, म्यूटेशन वगैरह? रेप्लिकेशन पता। अच्छा, म्यूटेशन नहीं हुआ है अब तक? जो बेस एनालॉग वो सब। ऑब्वियसली वही बात कर रहा हूँ कि यूवी रेडिएशन से कैसे म्यूटेशन होता है, ट्रांजिशन क्या है, डिलीशन क्या है, वो सब। हो गया। वो हो गया। सर जेनेटिक्स में पढ़ाया था। अच्छा, तो देखो ये होता है कि जो पायरिमिडिन होता है वो प्यूरिन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग नॉर्मल डीएनए फॉर्मेशन। बट जब हम यूवी अप्लाई करते हैं वो पायरिमिडिन क्या करता है, और एक पायरिमिडिन से बॉन्ड करता है। तो पायरिमिडिन क्या क्या है, किसको हम पायरिमिडिन बोलते हैं एटीजीसी में? साइटोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन। साइटोसिल, थायमिन, यूरासिल। यूरासिल। तो डीएनए में कौन सा है, यूरासिल तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो बॉन्ड बनता है वो पायरिमिडिन प्यूरिन के बीच बनने से पहले वो वहाँ पे बन जाता है यूवी रेडिएशन के वजह से पायरिमिडिन और पायरिमिडिन के बीच में, ठीक है। तो तभी क्या दिक्कत होता है, जब पायरिमिडिन पायरिमिडिन के बीच में डायमर फॉर्मेशन होता है, मतलब पायरिमिडिन और पायरिमिडिन के बीच में वो बॉन्ड बन जाता है, तभी क्या होता है ना, जो डीएनए होता है वो म्यूटेटेड हो जाता है। बट ए फॉर्म में क्या होता है, ए फॉर्म अच्छे से पैक होता है ना, एक एक हेलिकल टॉर्न में ए फॉर्म में 12 डीएनए बेस पेयर होता है, ठीक है।
12 बेस पेयर होने की वजह से वहाँ पे तुम्हारा म्यूटेशन नहीं हो पाता है यूवी रेडिएशन की वजह से। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, दैट रेजिस्ट द डीनेचुरेशन इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट। ठीक है, जब ज़्यादा अच्छे से पैक होगा, ज़्यादा डेंसली पैक होगा, हीट क्या करता है डीएनए में, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, राइट। हाँ सर। जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है। जब वो अच्छे से पैक हो गया होगा, प्रोटीन 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 भी उसके मतलब जो एसएएसपी है वो प्रोटीन से भी पैक हुआ होगा, तभी जो हीट इफेक्ट है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा डीएनए में, ए फॉर्म डीएनए में। तभी ए फॉर्म डीएनए जो है वो हीट रेजिस्टेंस होता है और यूवी रेडिएशन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट याद रखना कि जो एसएएसपी है, स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन है, वो कैसे डीएनए को हेल्प करते हैं, मतलब एंडोस्पोर को हेल्प करते हैं डीएनए प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या है, इन एडिशन एसएएसपी फंक्शन एज ए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स फॉर द आउटग्रोथ ऑफ न्यू वेजिटेटिव सेल फ्रॉम द एंडोस्पोर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो लास्ट पॉइंट क्या है, वो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। तो डीएनए को प्रोटेक्ट करने के सिवाय उसके पास और भी काम होता है, जैसे कि कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। तो उसके पास क्या होता है, एसएएसपी के पास एक्स्ट्रा कार्बन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कार्बन होता है, और क्या होता है, अमीनो एसिड होगा तो क्या होता है उसके पास, अमीनो एसिड का नॉर्मल फॉर्मेट क्या है, CNN, राइट। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन है कि नहीं। हाँ, हाँ तो सर। CNN के बीच में बॉन्ड होता है, तो उसके सॉरी CNC के बीच में बॉन्ड होता है, बट नॉर्मल जो अमीनो एसिड होता है वो CNN, ऐसे इसको लिखा जाता है CNN। तो उसके पास कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है। वही कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है, वो प्रोटीन में भी यूज होता है। ठीक है, डीएनए में भी यूज होता है और आरएनए में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो कार्बन के सोर्स हिसाब से कार्बन के सोर्स और नाइट्रोजन के सोर्स के हिसाब से एंडोस्पोर को हेल्प करता है जब आउट ग्रोथ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब नॉर्मली एंडोस्पोर रहता है वो क्या करता है, उसको डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। जब एंडोस्पोर ऐसे होता है उसका डीएनए जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, एसएएसपी। ठीक है, जब आउट ग्रोथ फॉर्मेशन होता है तभी डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया एसएएसपी का फंक्शन क्या है। सर इस पहले स्लाइड को और एक बार समराइज कर दीजिए। ठीक है, देखो जो स्मॉल एसएएसपी है उसको हम स्मॉल एसिड सॉल्युबल प्रोटीन बोलते हैं, पहला चीज़। ठीक है, पहला चीज़। तो सेकंड चीज़ क्या है, वो डीएनए को बाइंड करता है। जैसे कि हमारे पास डीएनए है, हमारा क्रोमेटिन का काम क्या है, जो क्रोमेटिन होता है, मान के चलो ये डीएनए है। ठीक है, क्रोमेटिन इसको बाइंड करके क्या करता है, पैकेज करता है, तभी म्यूटेशन से बचाने के लिए। और यहाँ पे एसएएसपी का काम क्रोमाटिन वाला काम है, हिस्टोन वाला काम है। ठीक है, जो हमको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंडोस्पोर में ये जो एसएएसपी है, ठीक है, ये वही काम करते हैं, डीएनए को बाइंड करके यहाँ पे रखता है। जब डीएनए को बाइंड कर लेता है तभी यूवी और हीट का कुछ इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता है एसएएसपी के बाइंड होने की वजह से। ठीक है, तो पहला सेकेंड लाइन यही यही बताता है कि जो डीएनए है उसका कोर जो है वो प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज। डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। और डेसिकेशन मतलब डिग्रेड होने से प्रोटेक्शन मिलता है। एंड ड्राई हीट, जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा वहाँ पे हीट क्या कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है, बट एसएएसपी होने से वो डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसका एलाबोरेशन है कि कैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है और एसएएसपी
उसको डैमेज नहीं होने देता है। देखो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस जो है कन्फर्ड व्हेन एसएएसपी चेंज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रॉम डीएनए नॉर्मल बी टू मोर कॉम्पैक्ट फ्रॉम ए। जब एसएएसपी क्या करता है, डीएनए को बी फॉर्म से चेंज करके ए फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ए फॉर्म कर लेता है। तो अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो ए फॉर्म मतलब जो बी फॉर्म है, बी फॉर्म में क्या करता है अल्ट्रावायलेट रिंग, पायरिमिडिन जो है, जो पायरिमिडिन प्रेजेंट है कहाँ पे, बी फॉर्म वाला डीएनए में, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम जब यूवी को एक्सपोज करते हैं वो पायरिमिडिन और पायरिमिडिन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जबकि हमारा प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, है कि नहीं? इतना तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो वो क्या होता है बी डीएनए में, बट बी डीएनए जो है वो लूजली पैक होता है क्योंकि एक उसका 10 बेस पेयर होता है, मतलब वो लूजली पैक है और वहाँ पे क्रोमेटिन वगैरह है, तो यूवी रेडिएशन वहाँ उसको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पे बी डीएनए में क्या होता है, एसएएसपी तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से डीएनए भी ज़्यादा डेंस है, मतलब 12 बेस पेयर है पर लेंथ, तो ज़्यादा ये ज़्यादा क्या है, ज़्यादा डेंस है। कॉम्पैक्ट हाँ पैक होता है। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने से क्या होता है, ये जो पायरिमिडिन और पायरिमिडिन फॉर्मेशन होता है वो यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर से होता है, जब यूवी रेडिएशन दिया जाएगा तभी होगा। बट यहाँ पे ए फॉर्म के डीएनए होने के वजह से जहाँ पे तुमको 12 बेस पेयर मिलेगा और एसएएस भी मिलेगा, ये दोनों मिलके किसको प्रिवेंट कर लेते हैं, यूवी रेडिएशन को प्रिवेंट कर लेते हैं। मतलब यूवी रेडिएशन कुछ चेंज नहीं कर सकता है किसमें, ए फॉर्म वाला डीएनए में, बट बी फॉर्म वाला डीएनए में वो चेंज कर सकता है। तो एंडोस्पोर में ये ए फॉर्म वाला डीएनए होता है, बट नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में बी फॉर्म वाला डीएनए होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही एसएएसपी क्या करता है, हेल्प करता है डीएनए को बी फॉर्म से, हाँ एसएएसपी क्या करता है बी फॉर्म से चेंज करके उसको ए फॉर्म वाला डीएनए में कर लेता है। तो ए फॉर्म वाला जब डीएनए होता है वो यूवी को रेजिस्टेंट होता है, पहले तो यूवी को रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका जो डीएनए जो कॉम्पैक्ट जो डीएनए पैकेजिंग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग होता है, और एसएएसपी वहाँ पे खुद प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेडिएशन और हीट रेडिएशन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए फॉर्म वाला डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया कंपैरेटिवली किससे, बी फॉर्म वाला डीएनए से। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोला गया है पहला 4 पॉइंट में कि जो ए फॉर्म वाला डीएनए है वो बी फॉर्म से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और ए फॉर्म मतलब बी फॉर्म वाला डीएनए से ए फॉर्म को कन्वर्ट करने में जो प्रोटीन हेल्प करता है वो है एसएएसपी प्रोटीन, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ये 4 पॉइंट का मीनिंग यही है। तो लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो एसएएसपी है वो एसएएसपी फंक्शन करता है एज ए कार्बन एंड एनर्जी, क्योंकि हमारा जो अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, CCN। सर यस सुभस्मिता। जो बी वी फॉर्म डीएनए है उसका ए फॉर्म डीएनए कन्वर्ट होने में एसएसपी प्रोटीन हेल्प करता है। हाँ हाँ, क्योंकि पैकेजिंग कर लेता है ना उसको, टाइट पैकेजिंग कर लेता है। पैकेजिंग का मतलब क्या है, जो बेस पेयर पर टर्न पर हेलिकल टर्न जितना बेस पेयर रहता है उसको ज़्यादा कर लेना, जैसे कि हाँ यहाँ पे सर। 12, ठीक है। हाँ सर। क्लियर रंजित, क्लियर? हाँ सर। आस्था, आस्था है कि नहीं है? ओके, देन CCN क्या है मतलब, सर हाँ रंजित बोल। सर वो जो अगर लेफ्ट साइड से देखें तो एनसीसी होगा ना प्रोटीन का। हाँ ओब्वियसली होता है, मतलब मैं उसको बस जो उसका स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है किसका, अमीनो एसिड का, सिंगल अमीनो एसिड का, उसको बता रहा हूँ। CCN NCC तुम बोल सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, या CNC भी बोल सकते हो, है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक CCN, फिर यहाँ पे और एक
सपोज मान के चलो ये CCN यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है उसको NCC तुम बोल सकते हो, CNC भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, जब तुम दो अमीनो एसिड के बीच में जो बाइंडिंग होता है वो CCN के हिसाब से हम काउंट करते हैं। जो टारगेटेड साइट होता है ना, जहाँ पे क्या है, एंजाइम, एंजाइम जो कट करते हैं मतलब प्रोटीन सीक्वेंस को, तो इसीलिए हम उसको CCN के हिसाब से याद रखते हैं, ठीक है। पता नहीं शाश्वती मैम तुमको कैसे बताए हुए हैं, बट मैं जो याद रखता ऊपर हूँ। क्वेश्चन आ गया था एक, कैसे याद रखने के कैसे लिए? वो NCC। NCC, अच्छा, एक ही बात है, तुम NCC याद रखो या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मतलब मैं बस ये तुमको यहाँ पे कन्वे मतलब बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो CCN है, ये जो है ये कार्बन है यहाँ पे और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये भी SASP में है ना, ये भी प्रोटीन है SASP। तो ये जो CCN है ये क्या करता है ना, यहाँ पे हेल्प करता है आज प्रोटीन के हिसाब से, मतलब एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी सोर्स के हिसाब से ग्रो करने में, किसको, एंडोस्पोर को। इन एडिशन SASP, नीचे वाला पॉइंट, SASP फंक्शन एज ए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स फॉर द आउटग्रोथ ऑफ ए न्यू वेजिटेटिव सेल फ्रॉम द एंडोस्पोर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स के हिसाब से एंड एनर्जी सोर्स के हिसाब से ये SASP जो है वो हेल्प करते हैं एंडोस्पोर को जर्मिनेशन करने में। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे उसका ही पूरा कैसे एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है वो ही है। तो देखो कहाँ गया वो, हाँ, ये है मतलब वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल एंडोस्पोर को फॉर्मेशन होना शुरू होता है डिफरेंट कंडीशन में। तो पहले क्या होता है, आसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है विच इज कमिटमेंट टू स्पोरुलेशन स्टेज। आसिमेट्रिक मतलब, सिमेट्रिक मतलब बीच से इक्वली, मतलब इक्वली डिवीजन। आसिमेट्रिक मतलब नॉट इक्वली डिवीजन, मतलब इक्वली डिवीजन नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो यहाँ से ऐसे फॉर्मेशन होता है एक चैम्बर, ठीक है, जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, जिसको हम प्री स्पोर बोलते हैं। जो चैम्बर को हम प्री स्पोर बोलते हैं, प्री स्पोर किसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं प्री स्पोर। तो वहाँ यहाँ पे जो वाल फॉर्मेशन हुआ है बीच में, ठीक है, तो हम वो वाल को बोलते हैं सेप्टम, जो सेपरेट करता है उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और जो पुराना वाला सेल रहा, ये जो पुराना वाला सेल रहा, उसको हम मदर सेल बोलते हैं, ठीक है, इसको मदर सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्री स्पोर, प्री मतलब पहले, स्पोर से पहला वाला जो स्ट्रक्चर, देन लास्ट वाला पॉइंट मतलब जो बीच में वाल है उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। देन स्टेज टू में क्या होता है, मदर सेल होता है, प्री स्पोर होता है, सेप्टम, ये पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। देन उसके बाद जो स्टेप होता है हम उसको बोलते हैं एनग्लोफमेंट, ठीक है। एनग्लोफमेंट मतलब जो प्री स्पोर जो फॉर्मेशन हुआ था वो बीच को आ जाता है, मतलब ये मदर वाला सेल जो है वो यहाँ से पूरा डिवाइड हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। फिर ये जो एंडोस्पोर है वो बीच में आ जाता है। आइदर वो टर्मिनल एंडोस्पोर हो सकता है, मतलब एक दो टर्मिनल में रह सकता है, नहीं तो सेंट्रल एंडोस्पोर हो सकता है, नहीं तो वो सेल के अंदर कहीं पे भी रह सकता है। तो मोस्टली हमको टर्मिनल एंडोस्पोर देखने के लिए मिलता है। टर्मिनल मतलब जो सेल के एक ही तरफ तुमको मिलेगा, एक ही पोल के तरफ। तो स्टेज 3 के बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स फॉर्मेशन। जो कॉर्टेक्स है वो फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स का पार्ट क्या क्या होता है, सेल वॉल होता है, वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। देखो कॉर्टेक्स, ये येलो वाला पोर्शन है कॉर्टेक्स, बाहर वाला पोर्शन है सेल वॉल, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो उसके बाद क्या होता है, स्पोर कोट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, स्पोर कोट फॉर्मेशन स्टेज बी में, ठीक है। स्टेज बी में स्पोर हाँ कोट सर। फॉर्मेशन होने लगता है, जहाँ पे कैल्शियम का अपटेक होता है, कैल्शियम का यूज होता है। और क्या होता है, SASP
को यूज किया जाता है सेल के अंदर, मतलब एंडोस्पोर के अंदर, और डाई पिकोक्लोनिक एसिड का यूज होता है सेल वॉल बनाने में, स्पोर कोट बनाने में। देन क्या होता है, मैचुरेशन एंड सेल लाइसिस। सेल लाइसिस मतलब डीजेनरेशन ऑफ सेल। सेल डेथ। हाँ, सेल डेथ हो जाता है, तभी जो एंडोस्पोर होता है वो फ्री हो जाता है। जब भी उस फ्री एंडोस्पोर को जब सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलता है फिर वो जर्मिनेशन करता है। ठीक है, देखो इसको हम बोलेंगे कि वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल डिवीजन, जो वेजिटेटिव फॉर्मेट में होता है। ठीक है, देन एक लास्ट पॉइंट जो मतलब और एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं केमोटैक्सिस। केमो मीन्स क्या? केमिकल्स। केमिकल्स। टैक्सिस मतलब नेमिंग। नहीं, नेमिंग नहीं, टैक्सिस मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। हम्म, क्लासिफिकेशन। नहीं, केमोटैक्सिस मतलब केमिकल के तरफ मूवमेंट। ठीक है, हाँ सर, याद है, टेरिडोफाइटा में होता है केमोटैक्सिस। एग्जैक्टली exactly. तो ये बैक्टीरिया में भी होता है। जो केमोटैक्सिस है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है वो उस तरफ ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो बैक्टीरिया डू नॉट ऑलवेज मूव एमलेसली। एमलेसली मतलब वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, पहला वाला पॉइंट। डू नॉट ऑलवेज मूव एमलेसली बट आर अटैच्ड बाय न्यूट्रिएंट्स। जहाँ पे न्यूट्रिएंट होगा बैक्टीरिया तुमको वहाँ पे मिलेगा। सच आज शुगर एंड अमीनो एसिड्स, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है शुगर एंड अमीनो एसिड का, बैक्टीरिया वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, then and are repelled by many harmful substance and bacterial waste products। and repelled by मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने नहीं करता है जहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस होता है एंड बैक्टीरियल वेस्ट होता है। बैक्टीरियल वेस्ट मतलब वो भी शायद टॉक्सिक हो सकता है, राइट? तो वो भी रिपेल करता है किसको, बैक्टीरिया का ग्रोथ को। ठीक है, इसको बोला जाता है केमोटैक्सिस, जहाँ पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम सम ऑफ द केमिकल्स। आइदर वो बैक्टीरियल हो सकता है, मतलब बैक्टीरियल ओरिजिन हो सकता है, नहीं तो हम मीडिया में ऐड करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमोटैक्सिस। तो बैक्टीरिया ऑल्सो कैन रिस्पॉन्ड टू अदर एनवायरमेंटल क्यूज सच एज टेम्परेचर। ठीक है, हम उसको बोलते हैं थर्मोटैक्सिस। एग्जाम में कभी आ जाएगा कि थर्मोटैक्सिस क्या है। थर्मो मीन्स इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर, टैक्सिस मीन्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। देन ऐसे ही लाइट से होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोटोटैक्सिस। फोटो मीन्स लाइट, टैक्सिस मीन्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मतलब एयर, एयर मीन्स एरोटैक्सिस। ऑक्सीजन से इन्फ्लुएंस होगा तो हम उसको एरोटैक्सिस बोलेंगे। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से वो इन्फ्लुएंस होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटैक्सिस। ठीक है, तो इसको याद रखना, थर्मोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, एरोटैक्सिस एंड ऑस्मोटैक्सिस। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या है, द मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल अट्रैक्ट्स एंड अवे फ्रॉम रिपेलेंट्स इज नोन एज द केमोटैक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे, केमोटैक्सिस किसको बोलेंगे, जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस वो बैक्टीरियल ओरिजिन हो या ना हो, बैक्टीरिया का ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ को रिपेल करता है, नहीं तो अट्रैक्ट करता है, तो हम उसको केमोटैक्सिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, देखो अभी तक क्लियर हो गया सबको कि केमोटैक्सिस क्या होता है। हाँ सर। Then demonstrated by observing bacteria in chemical gradient produced when thin capillary tube is filled with the attractant and lower। हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट किया गया था।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आज द अट्रैक्टेंट डिफ्यूज फ्रॉम द एंड ऑफ द कैपिलरी बैक्टीरिया कलेक्ट एंड स्विम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विद इन द कैपिलरी आफ्टर ए शॉर्ट लेंथ ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्शन ऑफ द रेट ऑफ द केमोटैक्सिस। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है वो। दिख रहा है सबको ये वाला स्लाइड? हाँ सर। तो यहाँ पे पहला वाला जो पिक्चर ए है तुम देख सकते हो कि वहाँ पे बैक्टीरिया कहाँ पे है, पूरा सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब पूरा जो बीकर है बीकर के अंदर है, राइट। यहाँ पे पूरा फिलअप है। जब हम ट्यूब डाले, ट्यूब डालने के बाद वहाँ पे क्या किए, कंट्रोल डाले। कंट्रोल मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन यहाँ पे डाले, ठीक है, उसको कंट्रोल बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितना बैक्टीरिया का डेंसिटी है यहाँ पे भी उतना बैक्टीरिया का डेंसिटी है, ठीक है। तो थर्ड में हम क्या किए, एक ट्यूब डाले, ट्यूब डालने के बाद अट्रैक्टेंट डाले। अट्रैक्टेंट मतलब जो बैक्टीरिया को चाहिए, जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड वगैरह, ठीक है। तो हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाले, तभी क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे जितने बैक्टीरिया थे वो सब यहाँ पे आ गए ट्यूब के अंदर। मतलब ट्यूब के अंदर जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू बीकर, राइट। दिख रहा है कि नहीं सबको? हाँ सर। ठीक है। और डी में क्या हुआ है, हम रिपेलेंट यूज़ किए हुए हैं। कोई भी ऐसे एक एंटीबायोटिक जो रिपेलेंट है हम उसको यूज़ किए हैं, तभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, बैक्टीरिया का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। इसको हम केमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, केमोटैक्सिस, थर्मोटैक्सिस, ठीक है, ये सब। तो थर्मोटैक्सिस को तुम ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो तुम यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा किए, मतलब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कंपैरेटिवली तुम्हारा बीकर के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। तो जो थर्मोटैक्सिस के बैक्टीरिया होंगे, जो थर्मोलॉबिंग बैक्टीरिया होंगे, थर्मोफाइल्स, ठीक है, वो क्या करेंगे ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि उनके लिए वो सही टेम्परेचर है, ठीक है। फिर तुम बहुत कोल्ड वाटर ले आओगे तो वो शायद हो सकता है रिपेलेंट के हिसाब से काम करे, यहाँ पे जैसे रिपेलेंट के हिसाब से काम किया है, ठीक है। ऐसे ही तुम सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे जानने का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही केमोटैक्सिस है। तुम याद रखना, केमोटैक्सिस तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए एग्ज़ाम देंगे उनको चाहिए तो मैं उसके ऊपर और भी थोड़ा पॉइंट है, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है केमोटैक्सिस का टाइप, क्या होता है, देखो दो टाइप होता है, एक पॉजिटिव केमोटैक्सिस, एक नेगेटिव केमोटैक्सिस। जैसे कि नाम से तुमको पता चलता है कि पॉजिटिव मीन्स ग्रो करेगा बैक्टीरिया, नेगेटिव मीन्स ग्रो नहीं करेगा। तो सेकेंड पॉइंट में ये यही बात लिखा गया है कि इफ़ बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए डिश ऑफ ए सेमी सॉलिड ऑगर, सेमी सॉलिड मतलब ना लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, ठीक है, containing an attractant, the bacteria will exhaust the local supply and then swim outward following the attractant gradient। जैसे कि मैंने बोला था, देखो तुम मान के चलो यहाँ पे बैक्टीरिया को रखे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको रेड वाला पॉइंट। हाँ सर। तो यहाँ पे तुम ग्लूकोज थोड़ा ऐड किए मीडिया के ऊपर, थोड़ा ही ज़्यादा, तो तुम देखोगे कुछ दिन बाद ये जो बैक्टीरिया जो है वो यहाँ तक आ जाएगा, कैसे, ग्रो करते करते, क्योंकि उसको शुगर चाहिए ग्रो करने के लिए, जितना अच्छा शुगर होगा वो उतना अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। द रिजल्ट इज एन एक्सपेंडिंग रिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये जो रेड वाला रिंग है ये धीरे धीरे ऐसे एक्सपेंड होते होते जाएगा जब तक वो शुगर मीडियम के पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो when a disc repellent is placed in a petri dish of semi-solid agar media, the bacteria will swim away from the repellent। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे मान के चलो तुम एक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज है, तो तुम उनके बीच में कोई एंटीबायोटिक यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, एंटीबायोटिक होने के वजह से, एंटीबायोटिक का ऐसे एक रीजन रहता है, ठीक है, ऐसे एक राउंड होकर रीजन रहता है, तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को ख़त्म करके वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा, किस तक, शुगर तक नहीं जा पाएगा। तो वही सीन है कि जब एक रिपेलेंट होगा वो
बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव केमोटैक्सिस बाय ई कोलाई ऑन द लेफ्ट, ठीक है। द आउटर रिंग इज कम्पोज्ड ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कंज्यूमिंग सेरिन, मतलब जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में, मतलब डिफरेंट थोड़ा वो करके लिखा गया है, मतलब सेरिन वगैरह यूज़ करके, बट जो मेन थीम है जो मैंने बोला वही है, ठीक है। समझ में आया कि समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है, स्लाइड पढ़ लेना, ये वाला 2 पॉइंट तुम कवर कर लेना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और जो एंडोस्पोर वगैरह है, न्यूट्रिशन टाइप है, तुम प्रणव कुमार उसामिना से पढ़ना शुरू कर दो, मतलब स्लाइड उसके साथ प्रणव कुमार उसामिना। कोई दिक्कत होता है हम नेक्स्ट क्लास में, आज केमोटैक्सिस ख़त्म करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हो गया केमोटैक्सिस ख़त्म। टाइम क्या हुआ है? 21। तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो टाइप ऑफ फोटो ऑटोट्रोफ्स वगैरह है, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद फिर ख़त्म कर देंगे। तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम ये कवर करेंगे, जो टाइप ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसडक्शन, वो सब। तो मैं प्रोबेबली प्रणव कुमार उसामिना से मोस्टली फॉलो करूँगा और एक प्रेस्कॉट से फॉलो करूँगा, दोनों से, क्योंकि प्रणव कुमार उसामिना से तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल होगा, और कुछ पॉइंट मैं प्रेस्कॉट से डाल दूंगा इम्पोर्टेंट वाला। तो प्रेस्कॉट से तुम पढ़ लेना अच्छे से वो वाला बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन वगैरह, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, बट क्लास के बाद पढ़ लेना। चाहिए क्या क्या पाथफाइंडर में नहीं अच्छा? नहीं है? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोग पाथफाइंडर से पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा नहीं है क्या? हाँ हाँ, अच्छा है ना, मैं बोल रहा हूँ उससे पढ़ने के लिए, ठीक है। उससे उसको छोड़कर और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा होगा तो मैं स्लाइड में उसको ऐड कर दूंगा, वो वाला पॉइंट के साथ, पाथ फाइंडर वाला, ठीक है। ओके। और आर्कियल सेल वॉल, बैक्टीरिया सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में उसमें उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, बट कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं मिस किया हुआ हूँ, ठीक है। तो तुम वहाँ से देख लेना वो पॉइंट, फिर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ देना, क्योंकि पूरा क्लास में वो सब कुछ पॉइंट कवर करना थोड़ा टफ है। बट बुक को छोड़कर कुछ कुछ पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगा, वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। पहले है फोटोलिथोट्रॉफिक, ठीक है। फोटोलिथोट्रॉपिक, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। लिथोट्रॉपिक मीन्स इनऑर्गेनिक, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करके। कार्बन सोर्स क्या होता है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और रिप्रेजेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? algae, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। मेनली ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसको हम फोटोलिटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, नहीं तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। देन है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक, ठीक है, वो लाइट एनर्जी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक हाइड्रोजन, जैसे कि ऑर्गेनिक हाइड्रोजन मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन उस फॉर एग्जांपल उसका है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है केमोलिथोट्रॉफिक। केमोलिथो मीन्स जो केमिकल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। देन लिथोट्रॉफिक मीन्स इनऑर्गेनिक, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। लिथो रहेगा, लिथो मीन्स इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑर्गेनोट्रॉफिक रहेगा मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तुमको पूरा वर्ड से पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे है केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक क्या है? केमो मीन्स केमिकल एनर्जी, ऑर्गेनोट्रॉपिक मीन्स इट्स फ्रॉम शुड बी फ्रॉम ए ऑर्गेनिक सोर्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफी, केमो ऑर्गेनोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉफी। ऑर्गेनोट्रॉपिक रहेगा मतलब वो हेटेरोट्रॉप्स ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मीन्स वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म से आएगा, आइदर वो पैरासाइट होगा नहीं तो सैप्रोफाइट होगा,
ठीक है, ऐसे ही फोटो ऑर्गेनोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक, वो हेटेरोट्रोप से फोटो लाइट एनर्जी को यूज करता है, बट जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड चाहिए उसको वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, केमो ऑर्गेनोट्रोपिक का एग्जाम्पल है क्या क्या है, प्रोटोजोआ, फंजाई, मोस्ट ऑफ द नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, वो है केमो ऑर्गेनोट्रोपिक। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एनर्जी सोर्स के ऊपर हम बेस करके हम डिवाइड कर सकते हैं आज फोटोट्रोप्स, केमोट्रोप्स, लिथोट्रोप्स, ऑर्गेनोट्रोप्स। ठीक है, फोटोट्रोप्स क्या है, जो फोटो मतलब सनलाइट या लाइट के ऊपर डिपेंड करके अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं। देन केमोट्रोप्स, केमोट्रोप्स क्या है, जो केमिकल चीज के ऊपर डिपेंड करके अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं। देन लिथोट्रोप्स, लिथोट्रोप्स मीन्स इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इनऑर्गेनिक सम ऑर्गेनिज्म कैन यूज रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इनऑर्गेनिक होगा, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिथोट्रोप्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। देन ऑर्गेनोट्रोप्स, ऑर्गेनोट्रोप्स मीन्स वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। ठीक है, लिथोट्रोप्स जो है, कर देता हूँ अभी, जो लिथोट्रोप्स है वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, ठीक है, जो लिथोट्रोप्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है, और जो ऑर्गेनोट्रोप्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है। ठीक है, ये बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स। देन बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं और क्या क्या, चार कैटेगरी में। फोटोलिथोट्रोप्स, फोटोलिथोट्रोप्स वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड यूज्ड देम टू रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कि फोटो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो H2S को यूज करते हैं। ठीक है, और H2S को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो है क्रोमाटियम ओकेनी। ठीक है, तुम एग्जाम्पल याद, ये नाम याद नहीं रखो, बस ये याद रखो कि ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया है वो फोटो लिथोट्रोप्स है। ठीक है, देन क्या है, फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स क्या है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं और लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइट को यूज करते हैं, ऑर्गेनिक चीज को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, वो है रोडोस्पिरिलियम, रोडोस्पिरिलियम। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या है, केमोलिथोट्रोप्स। केमोलिथोट्रोप्स क्या है, केमो मीन्स केमिकल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना, लिथोट्रोप्स मीन्स इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करके वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज NH3 एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नाइट्रोमोनस, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अपने अंदर। ठीक है, NH3 को वो यूज करता है, तो वो क्या हो गया, केमोलिथोट्रोप्स। देन केमो ऑर्गेनोट्रोप्स क्या है, दिस बैक्टीरिया गेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अमीनो एसिड का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, केमो ऑर्गेनोट्रोप्स क्या करते हैं, केमो ऑर्गेनोट्रोप्स दिस बैक्टीरिया वो एनर्जी गेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसको केमो ऑर्गेनोट्रोप्स बोला जाता है। ठीक है, सम बैक्टीरिया कैन लाइव आइदर केमोलिथोट्रोप, वो डिपेंड करता है कि केमो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, नहीं तो इनऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम केमोलिथोट्रोप्स बोलते हैं, नहीं तो केमो ऑर्गेनोट्रोप हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दे कैन आइदर यूज ग्लूकोज और H2S एज इलेक्ट्रॉन सोर्स, वो डिपेंड करता है कि उनके पास क्या अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर, इतना तक क्लियर, या किसी का डाउट है इसमें कुछ? सर तो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स बैक्टीरिया में बी
divide into all organism require carbon in some of their use synthesize cell component, all organism require at least small amount of CO2, मतलब किस किस को CO2 कम ही चाहिए, ब्रो मतलब वो जनरली क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, उनको नहीं चाहिए होता है सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स, उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है, जबकि वो होस्ट का वो यूज़ कर लेते हैं क्या, organic compound. Then however some can use carbon dioxide as a major even source of carbon as a, तुम इसको पढ़ लेना, जिसको हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड अदर रिक्वायर ऑर्गेनिक कंपाउंड एज देयर कार्बन सोर्स एंड नोन एज द हेटेरोट्रोप्स. हेटेरोट्रोप्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं जनरली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो ऑटोट्रोप्स बोला जाता है. देन ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लिस्ट स्मॉल, मतलब सबको हो सकता है कि सबको CO2 कम चाहिए सभी बैक्टीरिया को. तो ये कार्बन सोर्स के ऊपर बेस करके हम डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है फोटो ऑटोट्रोप्स, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक्सेट्रा का. तुम इसको खुद से पढ़ लेना, एक्सप्लेन करने का ज़रूरत कुछ नहीं है, मतलब न्यूटन के हिसाब से कुछ पॉइंट है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा. यहाँ पे केमो ऑटोट्रोप्स है और एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया का, और सल्फर बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, ठीक है. तो इसको नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे. मैं और एक उनको दिखा देता हूँ इंसर्ट करके, आई मीन स्लाइड में, कि और क्या क्या है हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए, जो मैंने ऐड नहीं कर पाया, ठीक है. तो पहला वाला है हेलोफाइल. हेलोफाइल मीन्स, हेलो मीन्स क्या है, सॉल्ट लविंग. हाँ गुड, हेलोफाइल. और एसिडोफाइल, एसिडो मीन्स एसिड, जो एसिड लविंग, ठीक है. एसिडोफाइल जो है वो एसिड के ऊपर बेस करके. देन है अल्कालोफाइल. अल्कालोफाइल मतलब, अल्कालोफाइल और हैलोफाइल के अंदर डिफरेंस क्या है, ये ज्यादा बेस्ट होगा. अल्कालोफाइल मीन्स वो पीएच उनका 8 to 10 11 रहता है अल्कालोफाइल का, ठीक है. बट जो हैलोफाइल है, हैलोफाइल बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में ग्रो करते हैं, जहाँ पे कोई और भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकता है, ठीक है. अल्कालोफाइल और हैलोफाइल में यही डिफरेंस है. देन और क्या है, साइरोफाइली. साइरोफाइली मतलब, कोल्ड एरिया में जो हाँ, वो है PSYCH, बैड हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, मैं टच पैड से लिख रहा हूँ, ठीक है. PHILE. साइरोफाइल जो है वो कोल्ड एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है. और साइरोट्रॉप्स क्या है, साइरोफाइल और साइरोट्रॉप्स, जो शैडो में ग्रो करते हैं. नहीं, साइरोट्रॉप्स जो है वो क्या होता है ना, कैन वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 20 to 30 में, जो साइरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो उनका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है, रुको लिख लेता हूँ TR. जो साइरोट्रॉप्स होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रो करने का 20 to 30 डिग्री, ठीक है. इसको नोट कर लो क्योंकि मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो तुम पाथफाइंडर देख सकते हो, पाथफाइंडर में ये सब चीज़ है, ठीक है. 20 to 30 डिग्री होता है ग्रोथ ऑप्टिमम टेम्परेचर. और वो ये जो साइरोट्रॉप्स है एक्सट्रीम टेम्परेचर में, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 डिग्री हो गया तब भी वो ग्रो कर सकते हैं. 0 to 7 डिग्री होगा ना, फिर भी वो ग्रो कर सकते हैं साइरोट्रॉप्स. बट जो साइरोफिल है वो सबसे अच्छा ग्रो करते हैं इस टेम्परेचर में, कहाँ पे, 0 to 7 में. बट जो साइरोट्रॉप्स है वो यहाँ पे ग्रो करते हैं अच्छे से, मतलब 20 to 30 डिग्री में अच्छे से ग्रो करते हैं. बट जो
जब 0 to 7 डिग्री हो जाए फिर भी वो वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। साइरोट्रॉप्स और साइरोफाइल में ये डिफरेंस है। देन थर्मोफाइल क्या होगा? जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो एक एग्जांपल दो थर्मोट्रॉप्स का, थर्मोफाइल का। थर्मोफिलस टेक पॉलीमरेज। हाँ, टैग पॉलीमरेज, गुड। यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैग पॉलीमरेज के बारे में बोलोगे। मतलब टैग पॉलीमरेज जो है वो कितना टेम्परेचर में काम कर सकता है? 72 डिग्री। नहीं, उससे भी ज़्यादा में भी काम कर सकता है, 95 तक, ठीक है। 95 तक भी वो काम कर सकता है, जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पीसीआर में। टेक्नोलॉजी, पीसीआर। पीसीआर में यूज़ करते हैं, ठीक है, गुड। तो हाइपर थर्मोफाइल क्या होगा? हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाँ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वो ग्रो कर रहा होगा। देन ऑब्लिगेट, देखो हमारे पास दो टर्म है, एक है ऑब्लिगेट, देन है और एक है फैकल्टेटिव, ठीक है। ऑब्लिगेट और है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मीन्स क्या है? उसको जो कंडीशन चाहिए, मतलब वो चाहिए, वो नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा। बट फैकल्टेटिव में क्या होगा? फैकल्टेटिव के पास वो कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन नहीं होगा ना, फिर भी वो ग्रो कर लेगा। कौन? फैकल्टेटिव। ऑप्टिमम कंडीशन नहीं होगा फिर भी ग्रो कर लेगा। तो अभी बोलो ऑब्लिगेट ऑटोट्रोफ्स जो है, ऑब्लिगेट एरोबिक, वो क्या है? उनको एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन उनको चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। बट फैकल्टेटिव एनारोब क्या है? बोलो भाई। एयर होगा या फिर नहीं होगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, फैकल्टेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब। देखो फैकल्टेटिव एनारोब हम लिखते हैं, ठीक है, एफ है, ए फॉर एनारोब, समझ लो, पूरा नहीं लिख पाऊंगा। एनारोब लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब वो एनारोबिक कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। बट फैकल्टेटिव मीन्स वो एनारोबिक कंडीशन नहीं होगा फिर भी ग्रो करेगा, बट उतना अच्छा नहीं ग्रो कर पाएगा जितना एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेगा। ऐसे हम लिखेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है, मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ, फैकल्टेटिव एरोबिक। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या समझोगे? फैकल्टेटिव मीन्स फैकल्टेटिव वो ग्रो कर सकता है, नहीं कर मतलब वो एरोबिक हो या अनएरोबिक हो ग्रो कर सकता है। बट यहाँ पे एयर होगा एरोबिक में तो फिर वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, फिर एयर नहीं होगा तो भी वो ग्रो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है यहाँ पे अनएरोबिक लिखा हुआ है कि मतलब और एरोबिक लिखा हुआ है। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब वो अनएरोबिक कंडीशन में अच्छे से ग्रो करेगा, फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब वो एरोबिक कंडीशन में अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और क्या है? हाँ, इतना ही है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। केमो ऑटोट्रॉप्स, लिथोट्रोप्स, तुम ये 2-3 टर्म को डाल के देख सकते हो, जैसे कि फैकल्टेटिव केमो ऑटोट्रॉप्स या फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, या ऑब्लिगेट हेटेरोट्रॉप्स, ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स। ये डिपेंड करता है कि तुम वो जो पूरा लाइन होगा, पूरा वर्ड होगा, उसको डिवाइड कर दो बीच से, फैकल्टेटिव एनारोबोस या थर्मोफाइल, फैकल्टेटिव थर्मोफाइल, तो तुमको पता चल जाएगा कि वो जो बैक्टीरिया है उसका न्यूट्रिशन टाइप कैसा है, ठीक है, क्लियर? क्लियर कि नहीं? हाँ सर। सर बैक्टीरिया में और क्या क्या बाकी है? बैक्टीरिया में कंजुगेशन वगैरह बाकी है, ठीक है, कंजुगेशन टाइप ऑफ वो वाला, मतलब मेनली वही बाकी है, और कुछ और सब तो हम कवर किए हुए हैं। हाँ, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एंटीबायोटिक, हाँ एंटीबायोटिक डिस्कस कर लेंगे, बट
हाँ एंटीबायोटिक डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है एग्जाम में जो आता है बहुत अच्छे से, वो है कैलकुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल डेंसिटी या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU उसको बोलते हैं। वो एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम में आता है मतलब फ्रीक्वेंटली आता है तुमको। CFU कैलकुलेट, जो बैक्टीरिया होता है, मान के चलो तुम्हारे पास तुम ग्रोथ कर्व कर रहे हो। ग्रोथ कर्व मैंने तुमको बताया था ना, जहाँ पे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, देन डेथ फेज होता है, ठीक है। तो लैग फेज में क्या होता है, पहले सिंथेसिस होता है। लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया पूरा अच्छे से ग्रो करता है। स्टेशनरी फेज में उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको वहाँ पे CFU कैलकुलेट करना पड़ता है। तो CFU कैलकुलेशन तुमको पता होगा, तो CFU कैलकुलेट तुम, जो हैदराबाद वाला क्वेश्चन मिलेगा तुमको वहाँ पे मिलेगा, आएगा कि जो CFU है उसको कैलकुलेट करो। वो आता है, हर साल आता है। तो तुमको वहाँ पे एक 1 मार्क 2 मार्क्स मिल ही जाएगा अच्छे से, ठीक है। और क्या है, और कुछ उतना ज़्यादा बाकी नहीं है, बस कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म। और तुम सर वायरस पे आप भी पढ़ाएंगे? वायरस भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। और बैक्टीरियल टॉक्सिन, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ, तुम ये सब देख सकते हो। जो प्रणव कुमार उसामिना है पाथफाइंडर, उसमें दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। और वहाँ पे भी ये भी दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक क्या क्या है, उसका काम क्या क्या है, ठीक है। तो तुम उसको एप्लीकेशन हम्म